Just one second. Okay, so we have, let's see if our voice is coming. Hare Krishna, you are on mute. Okay, can you hear now? Yeah. Okay, so ये जो सेट बाउंड्रीज फाइंड पीस हम पढ़ रहे हैं, और बाउंड्रीज इसलिए रिक्वायर्ड हैं क्योंकि जब हम कोई सी भी रिलेशनशिप में होते हैं तो हमें एक तो हमारी खुद की पर्सनल नीड्स होती हैं कि हमें वी नीड टू बी हर्ड, वी नीड टू बी अंडरस्टूड, हमको अपनी स्पेस चाहिए, एंड इस टाइप से हमारी नीड्स होती हैं. एंड सिमिलरली द अदर पर्सन इन द रिलेशनशिप, उसकी भी कुछ नीड्स होती हैं. तो यूजुअली एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप वो होती है जिसमें दोनों व्यक्ति एक दूसरे की नीड्स को समझ के और उसको एक दूसरे को सपोर्ट कर सके उनकी खुद की ग्रोथ में. पर मोर ऑफन ये होता है कि लोग जब रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो इसलिए करते हैं कि वो सिर्फ अपने आप को देखते हैं, या कि मुझे क्या चाहिए, या फिर ये होता है कि हम वी ट्राई टू एक्सप्लॉइट द अदर पर्सन. सो इस प्रकार की डायनामिक्स जो होती हैं जिसमें कि एक व्यक्ति उस रिलेशनशिप में एक्ट कर रहा है या वो दूसरे को स्पेस नहीं दे रहा है, दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, या गिव एंड टेक का बैलेंस नहीं है, तो फिर वो रिलेशनशिप ज़्यादा स्टे नहीं कर पाती. तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि जब दो लोग अगर उनके आपस में कोई रिलेशनशिप हो तो दे अंडरस्टैंड ईच अदर कि हमारी जो रिलेशनशिप है उसमें इंडिविजुअल स्पेस कितनी है और हम दूसरे को स्पेस दे सकें, प्लस साथ ही साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करें. इफ अगर हमें लगता है कि जैसे स्पेशली इंडियन कल्चर में हम देखते हैं कि वेस्टर्न कल्चर में क्या होता है, इंडिविजुअलिटी को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि हर व्यक्ति की एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, उसको जो करना है करे, दूसरे लोग थोड़ा बहुत उसको पुश करेंगे पर फोर्स नहीं करते. पर इंडिया में हम देखते हैं, इंडियन कल्चर में इन जनरल, कि पुश किया जाता है कि जैसे आप कहीं पे गए तो आपको खाना पड़ेगा. अब अगर आपकी इच्छा नहीं है, तबीयत खराब है, कुछ भी हो, पर पुश करेंगे, फोर्स करेंगे, क्योंकि उनके हिसाब से इन वन सेंस इट्स गुड कि हाँ खाना मतलब कि आप कि देयर इज अ रिलेशनशिप, सो इन अ रिलेशनशिप भी एक्सचेंज फूड. पर पुश ज्यादा करते हैं कि नहीं खाओ, ज्यादा खाओ और खाओ, अगर कम खाया इसका मतलब कि तुम वट एवर, उसके इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं बहुत सारे अलग अलग, पर तो पुश करते हैं. या इसी प्रकार से कुछ फ्रेंड्स हैं, मान लो कहीं जाना है तो बोले तुमको चलना पड़ेगा. अब अगर सामने वाले की इच्छा नहीं है, उसको कुछ और काम है, तो भी वो पीयर प्रेशर थोड़ा ज्यादा रहता है. So this book will help us understand ki how we can if in a relationship if we set our boundaries it will be helpful for us, हमको help करेगा. So let's start reading. So usually what we do is we read, कोई भी इसको पढ़ता है और हम उसको फिर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा. I'll explain in Hindi. Rishi, can you hear me? Yes, sir, I can hear you. Can you hear me? Yes, I can. Would you like to read this first portion? This one, what's in it for me? Yes.
Yeah, sure. I'll start. So, what's in it for me? Learn to assert your needs and enjoy more fulfilling relationships with family, friends, and loved ones. You have probably already heard that you are supposed to set healthy boundaries in your relationship, but what does that actually mean? On the surface, setting boundaries sounds like building walls and keeping people at distance, but boundaries need not always put a wedge between people. In our personal life, boundary actually enables us to get closer to one by helping us feel safe to open up and make ourselves vulnerable. Unfortunately, too many people misunderstand or undervalue the need for boundaries in their relationship. And what happens as a result, they get frustrated and resentful. They break and they bicker and fight over solvable issues, and they get taken advantage of. These blinks are designed to help you remedy unhealthy boundaries issues in your relationship. They'll help you to understand for yourself by expressing your feelings and asserting your needs. And when you can do that, you will get less stress and more of what you want from your relationship. In these blinks, you will learn the leading cause of divorce and breakup, how many vacation days US Americans gotten in total every year, and why your partner might always be passive aggressive with you. ओके, थैंक यू। तो कुछ सर जस्ट म्यूट यू फॉर नाउ। सो कुछ जैसे कुछ टॉपिक्स वो इंट्रोड्यूस किए हैं इन्होंने कि हमने सुना होगा कि हेल्दी बाउंड्रीज क्या होती हैं या होनी चाहिए, पर उसका मतलब क्या है वो हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पता। कई बार लग सकता है कि रिलेशनशिप में बाउंड्रीज का मतलब है कि हम वॉल क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर रिलेशनशिप कैसे होगी, हम डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। पर बाउंड्रीज का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि वो लोगों के बीच में वो एक अनहेल्दी हो। उसका यूजुअली पर्सनल लाइफ में वो बता रहे हैं कि बाउंड्रीज हमको हेल्प करती हैं कि हम एक दूसरे से ज़्यादा क्लोज आ सकें जब हम सेफ फील करें, एंड सो दैट वी कैन ओपन अप एंड मेक अवर सेल्फ वल्नरेबल। सो बाउंड्रीज आर एक्चुअली डूइंग अ गुड वर्क ऑफ मेकिंग अस फील सेफ, जो बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर ओपनिंग अप, स्पीकिंग अप। और लोग यूजुअली बाउंड्रीज को समझ नहीं पाते या उसको अंडर वैल्यू करते हैं, और उसके कारण क्या होता है कि या तो वो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, रिसेंटफुल रहते हैं, या फाइट करते हैं छोटी छोटी चीज़ों पे जो सॉल्वेबल है, या फिर उनका कोई एडवांटेज ले सकता है। जैसे अगर व्यक्ति अपनी बाउंड्रीज नहीं बना रहा है तो दूसरा व्यक्ति उसका एडवांटेज ले सकता है। तो ये चीज़ यूजुअली होती हैं जब बाउंड्रीज के बारे में क्लैरिटी नहीं होती है। तो ये जो हम बुक आज पढ़ रहे हैं, होपफुली विल बी एबल टू कवर दी होल बुक, क्योंकि थोड़ी छोटी है, एंड उसमें अनहेल्दी बाउंड्रीज के जो इश्यूज हैं वो सॉल्व करने में हमको हेल्प करेगी, एंड ऑल्सो हेल्प अस टू स्टैंड अप बाय फॉर आवर सेल्फ, ताकि हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें, हमारी नीड्स को असर्ट कर सकें। जो हम हर बार बात करते हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, अदरवाइज दे गेट स्टोर्ड अप इन योर बॉडी एंड देन लेटर manifest as diseases. So what can we do, or we can be more peaceful when we actually are stable, grounded, which means that our relationships are healthy and they are nurturing us, they are not draining us. So what we want from our relationships. So next blink, healthy relationships need healthy boundaries. Okay, so who would like to read? Prabhu, I can read. Yeah, man. Healthy relationships need healthy boundaries. So how do you know whether you need boundaries? What are the signs exactly? Well, reflect on a few questions for a moment. Do you frequently feel stressed, overwhelmed, or burned out by the amount of work you have to do?
Do you find that you struggle to say no to requests from friends, family, and coworkers? Do you ever find yourself avoiding certain people that you just feel uncomfortable being around? If you answered yes to any of these questions, then you might have an issue with boundaries. That's because, as diverse as these problems may seem, they actually all boil down to the same fundamental problem. You have allowed your needs to take second place to someone else. Boundaries then are about standing up for yourself. Having healthy boundaries means being able to count on the people in your life to treat you in a manner that you are comfortable with. ओके, थैंक यू। ये काफ़ी लोडेड है, 3-4 पैराग्राफ, सो लेट्स अंडरस्टैंड। सो बाउंड्रीज का मतलब क्या होता है, उसकी साइंस क्या होती है, उसके बारे में बता रहे हैं। सो सबसे पहले क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। सो लेट्स थिंक अबाउट दिस। सो यू कैन क्लोज योर आइज इफ यू वांट, या फिर आँख खुली रख सकते हैं। पर सोचें कि क्या हम फ्रीक्वेंटली हम स्ट्रेस्ड रहते हैं, ओवरवेल्म्ड रहते हैं, या जो हमारे पास काम रहता है इतना रहता है कि हम उससे फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। क्या ऐसी सिचुएशन है? आंसर यस है या नो है। सो यू हैव टू जस्ट थिंक, यू डोंट हैव टू से। डू यू फाइंड कि क्या, और ये हम क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम बोलना चाहते हैं नो, पर हम बोलते हैं यस। तो क्या हम स्ट्रगल करते हैं नो बोलने में? कोई भी रिक्वेस्ट हो, हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, कोवर्कर्स, किसी के भी साथ, तो क्या वो हमारी स्ट्रगल है कि हम नो बोलने में स्ट्रगल करते हैं? जब हमें बोलना होता है नो, पर हम बोलते यस हैं। सो क्या हम स्ट्रगल करते हैं? और आखिरी क्वेश्चन है कि क्या ऐसा होता है कि हम कुछ लोगों को अवॉइड करना की कोशिश करते हैं क्योंकि हम उनके आसपास रहने में अनकंफर्टेबल होते हैं? तो क्या अगर इसका आंसर इन तीनों में से किसी का भी यस है, और ये 3 क्वेश्चन है, पर ऐसे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो ये बता रहे हैं कि इसका मतलब हमें बाउंड्रीज का कुछ इशू है। और ये प्रॉब्लम्स ऐसी अलग अलग दिख सकती है, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है, या किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ इशू है, या हम नो बोलने में चैलेंज है। पर ये बोल रहे हैं कि एक्चुअली फंडामेंटल प्रॉब्लम सेम है। वो सेम प्रॉब्लम क्या है, जो हमने पहले भी कई बार सुना है, कि हम किसी और की नीड को अपनी नीड से ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। You have allowed your needs to take second place to someone else's. तो हम दूसरे किसी की नीड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं अपनी नीड से। तो बाउंड्रीज का मतलब क्या होगा? इसका मतलब वो बोल रहे हैं कि हम वी स्टैंड अप फॉर आवर सेल्फ, हम अपने खुद के लिए खड़े हों, कि हम अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट है। Having healthy boundaries means being able to count on the people in your life to treat you in a manner that you are comfortable with, कि लोग हमको उस तरीके से ट्रीट करें जो हमें कंफर्टेबल है, और इस प्रकार के लोग हमारे लाइफ में हों। ये हेल्दी बाउंड्रीज का मतलब है। ओके, सो नेक्स्ट 3, 4, 5, 6 बड़ा है थोड़ा। सो नेक्स्ट कौन पढ़ना चाहेगा? I can read. Okay. When we think of boundaries, the ones that first come to mind are the physical boundaries of our bodies and personal space. You have probably experienced how uncomfortable it can be when someone gets too close to your face during a conversation, for example. But physical boundaries are actually just one of 6 types of boundaries. For example, we also have sexual boundaries, which are about limiting inappropriate conversation topics, sexually charged jokes, and other behavior that we are not willing to put up with. Then, there are intellectual and emotional boundaries, which are about having our opinions and feelings respected by others, even if they disagree with us.
We also have material boundaries, which relate to how others use our possessions. And finally, we have time boundaries, which are about ensuring that others understand the value of our time. Admittedly, many of these boundaries are coded into the culture, like personal space, so it shouldn't be necessary to state them. However, other boundaries are more individual, and these are the ones we need to communicate. For example, when meeting someone for the first time, you might have to let them know that you are more of a handshaker than a hugger. Of course, setting boundaries isn't always easy. We worry that you will be seen as stuffy, needy, or overly sensitive. We might even worry about harming the relationship by making things awkward. But in the long run, not setting boundaries is counterproductive. If we allow others to continually step on our boundaries, the quality of our relationships will inevitably decline. So, yes, setting boundaries can be uncomfortable, but in the end, short term discomfort is a small price to pay for having functional, long term relationships. ओके गुड, थैंक यू. सो जैसा हम देख रहे हैं कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बाउंड्रीज है. जब हम बाउंड्रीज के बारे में बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है? फिजिकल बाउंड्रीज, हमारी बॉडी की, और पर्सनल स्पेस की बाउंड्रीज, कि हम कितना, जैसे एग्जांपल दिया कि कोई हमारे बहुत पास आ रहा है बात करते हुए तो हमको अनकंफर्टेबल लगता है, हम दूर हो जाते हैं. सो दैट इज क्योंकि वो हमारी पर्सनल स्पेस के अंदर इंट्रूड कर रहा है. और हो सकता है किसी के साथ हम ज़्यादा कंफर्टेबल हो, किसी के साथ कम कंफर्टेबल हो. सो इट डिपेंड्स, बट देयर आर स्टिल बाउंड्रीज. कोई कभी कभी अनजान लोग होते हैं, उनको इतना कॉन्शियस नहीं होते वो, तो बहुत पास जाके बात करते हैं तो व्यक्ति अनकंफर्टेबल फील करता है. नो, सम पीपल एंड दे आर नॉट इवन अवेयर ऑफ दैट. तो एक वो हो गई फिजिकल बाउंड्रीज ऑफ आवर बॉडीज एंड पर्सनल स्पेस. पर और टोटल 6 प्रकार की बाउंड्रीज इन्होंने बताई हैं. उसमें से फिर नेक्स्ट है सेक्सुअल बाउंड्रीज, कि इनअप्रोप्रिएट कन्वर्सेशन टॉपिक्स या जोक्स या इस टाइप का बिहेवियर जो हमको एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि हर रिलेशनशिप अलग प्रकार की होती है. तो वो एक बाउंड्री हो गई कि व्हाट वी अलाउ एंड व्हाट वी डोंट अलाउ. थर्ड है, आई थिंक 2 हैं ये, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल बाउंड्रीज. इंटेलेक्चुअल बाउंड्री कि हमको किस हमारे ओपिनियंस और फीलिंग्स, ये दोनों हो गए. ओपिनियंस में इंटेलेक्चुअल बाउंड्रीज हो गए और इमोशनल बाउंड्रीज मतलब फीलिंग्स. तो वो वी वांट कि दूसरे उसको रिस्पेक्ट करें. अगर वो हमसे डिसएग्री करते हैं तब भी, तो वो हमारी बाउंड्री है कि हम चाहते हैं कि वो उसको ऑनर किया जाए. बाउंड्रीज आर मेंट टू बी ऑनर. सो अगर डिसएग्री भी हो तो भी हम उसको चाहते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे हम अपनी बाउंड्रीज बनाएं उस बारे में. फिर मटेरियल बाउंड्रीज, ये मैंने देखा है कई बार कि हमारे पोजीशंस होते हैं, हम दूसरों को अलाउ भी कर देते हैं या नहीं करते हैं, अलग अलग चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है. पर हम कितना किसको अलाउ करेंगे, सामने वाला कैसे हमारी चीज़ों को यूज़ करे, वो भी बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट है. क्योंकि कई बार होता है कि हमने कोई चीज़ दी किसी को, वो उसने यूज़ करी और उसको इनअप्रोप्रिएटली उसको खराब कर दिया या इधर उधर फेंक दिया, खराब कर दिया, जो भी है, तो हमको खराब लगता है. अब कई बार हम बोल भी नहीं पाते हैं या हम पहले से नहीं कन्वे करते हैं कि प्लीज़ डू दिस, क्योंकि हम थोड़ा सा सोचते हैं कि अरे उसको खराब लग जाएगा, बुरा लगेगा या समथिंग, but it bothers us. So therefore it's important to set those kind of material boundaries. और फाइनली टाइम की बाउंड्रीज, की हमारा टाइम दूसरे लोग किस प्रकार से वैल्यू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. सो दूसरे अंडरस्टैंड करें हमारे टाइम की वैल्यू के बारे में. सो दीज आर 6 बाउंड्रीज. आई लाइक दैट लिस्ट, इट्स अ नाइस लिस्ट. अब कई बार ये होता है कि ये बाउंड्रीज हमारे कल्चर में कोडेड होती हैं कि किस जैसे हमने इंडिया की बात करें और वेस्ट में, बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे इंडिया में क्या करते हैं, कोई अनजान व्यक्ति मिलता है तो हम दूर से उसको नमस्ते करते हैं. और यूएस में क्या होता है कि हैंडशेक किया जाता है. सो
हैंडशेक में देर इज अ फिजिकल टच, एक कॉन्टैक्ट है विच इज मोर क्लोजर, और नमस्ते में देर इज अ फिजिकल डिस्टेंस, सो देर इज अ मोर स्पेस इन बिटवीन दीज टू पीपल. तो ये कल्चर है. सो इट्स नॉट अबाउट कि सही गलत, बट देयर इज अ डिफरेंस इन कल्चर व्हाट काइंड ऑफ बाउंड्रीज आर प्रमोटेड. और तो ये बहुत इंडिविजुअल होती हैं. और जो कुछ बाउंड्रीज जो इंडिविजुअल होती हैं वो हमको कम्युनिकेट करना आना चाहिए. जैसे एग्जांपल दे रहे हैं कि हम किसी से पहली बार मिले, अब वो व्यक्ति ऐसे कल्चर से आए जहाँ पे कि हक किया जाता है. अगर आप पहली बार में मिल रहे हो, किसी को कोई इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यू हक देम. पर दूसरे किसी कल्चर में ऐसा नहीं होता है. तो आप बोल सकते हो कि भाई हम हमारे कल्चर में हैंडशेक करते हैं, मतलब उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिससे सामने वाला भी ऑफ कोर्स मैच्योर होना चाहिए, क्योंकि अगर वो मैच्योर नहीं है तो उसको गलत तरीके से ले सकता है. जैसे इसमें आगे लिखा हुआ है कि अगर हम बाउंड्री सेट करते हैं तो वो आसान नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति बोल सकता है कि अरे आप तो ओवरली सेंसिटिव हो या इनसेंसिटिव हो, कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइप की चीज़ें हो सकती हैं. सो वी माइट इवन वरी कि वो रिलेशनशिप को हार्म कर सकता है बाउंड्रीज बनाना, बाय मेकिंग थिंग्स ऑकवर्ड. सो इसलिए ये जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट भी है और सेंसिटिव भी है, क्योंकि हम हमेशा बाउंड्री सेट नहीं कर पाते या नहीं करना चाहते हैं, या करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते. पर वो बोल रहे हैं कि लॉन्ग रन में अगर हम बाउंड्री सेट नहीं करते हैं तो वो काउंटर प्रोडक्टिव होता है, मतलब कि वो ठीक नहीं है. क्यों? क्योंकि अगर हम दूसरों को अलाउ करेंगे कि हमारी बाउंड्रीज को स्टेप करें, मतलब कि उसको क्रॉस करें, जो हम नहीं चाहते हैं वो करें, या हम वो काम कर रहे हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो जो क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स है वो डिक्लाइन होगी. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. इट नॉर्मली हैपन होता है, मोस्टली होता है कि हम उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बोलते नहीं हैं, पर होता है ऐसा. सो अगेन दैट्स अभी जो एक ऑथेंटिसिटी वाला टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है, जो कि हाउ ऑथेंटिक वी आर विथ आवर सेल्व्स. हम बोल नहीं रहे हैं और हम कुछ फील कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर सेक्रीफाइसिंग आवर ऑथेंटिसिटी, एंड दैट्स ऑल्सो नॉट हेल्दी फॉर अस. सो यस, बोल रहे हैं सेटिंग बाउंड्रीज कैन बी अनकंफर्टेबल, बट शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट, उसमें जो डिस्कम्फर्ट होता है वो प्राइस है, दैट इज द प्राइस टू पे विच वी हैव टू पे टू हैव फंक्शनल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स. सो इसलिए इम्पोर्टेंट है. जैसे कई बार कृष्ण लीला माती जो मेरी टीचर हैं, क्रिस्टीना कैसिनोवा, वो बोलती हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कि हमको कुछ करना है, कुछ बाउंड्री सेट करनी है, सो देन वी फील गिल्टी अबाउट इट. गिल्टी इन द सेंस कि सामने वाले को खराब लगेगा, तो हम वो करते नहीं. बट दैट इज द प्राइस, शी सेज कि वी हैव टू पे द प्राइस. if we don't pay the price, then also we are in loss. So we have to pay the price, जो भी उसका प्राइस है, to have a proper long term functional relationship. नहीं तो फिर relationships में issues आते हैं. So far I really like this topic. It's very important and useful, practical for all of us. So the next section, someone else would like to read? प्रभु ये 6 बाउंड्रीज बताई थी, मटेरियल, टाइम, और बाकी 4 कौन सी थी? ओके, सो लेट मी रिपीट. पहली बाउंड्री है बॉडीज और पर्सनल स्पेस की बाउंड्रीज, मतलब फिजिकल बाउंड्रीज. सेकंड है सेक्सुअल बाउंड्रीज. थर्ड है इंटेलेक्चुअल बाउंड्री. फोर्थ है इमोशनल बाउंड्री. फिफ्थ मटेरियल बाउंड्री, कि हमारे सामान को, जो हमारा पोजेशंस हैं, उनको दूसरे कैसे यूज कर रहे हैं. और फाइनली टाइम की बाउंड्री, हमारे टाइम को दूसरे कैसे यूज कर रहे हैं या मिसयूज कर रहे हैं. सो दोज 6 थिंग्स, या हम हमारे टाइम को कैसे दूसरों को यूज करने दे रहे हैं. दोज आर द 6 बाउंड्रीज. सो आई नो यू मेक नोट्स, दैट्स अ गुड थिंग. Okay, so we'll read further. Most relationship problems are caused by boundaries that are either too porous or too rigid. Think of your boundaries like the membranes of a cell. A selector barrier
Think of your boundaries like the membrane of a cell, a selective barrier that allows useful substances to pass through while blocking harmful ones. Just like a cell membrane, your boundaries should aim for that perfect balance between being receptive to positive influences and blocking negative ones. If you fail to achieve this balance, you are at a risk of experiencing a range of relationship issues. If your boundaries are too porous, for instance, you will be vulnerable to absorbing other people's needs and emotions as your own. However, if you err too far in the opposite direction and your boundaries are too rigid, you are in danger of ending up emotionally isolated and alone. Porous boundaries are weak, overly flexible, or poorly expressed. They are usually characterized by a lack of emotional separation, dependency, or a people-pleasing attitude. At its most extreme, porous boundaries can result in emotional enmeshment and codependency. ओके, सो थैंक यू। तो ये जो हमने पढ़ा, तो ये एग्जांपल मुझे बहुत अच्छा लगा। एक जो मेम्ब्रेन होती है सेल की, जो साइंस में हमको सिखाया जाता है कि वो मेम्ब्रेन्स होती हैं, वो सेलेक्टिव बैरियर क्रिएट करती हैं, मतलब कि वो कुछ चीज़ों को अलाउ करती हैं और कुछ चीज़ों को, जो हार्मफुल चीज़ें हैं, उनको ब्लॉक करती हैं। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारा जो वाटर प्यूरिफायर होता है, तो वाटर प्यूरिफायर भी इसी प्रकार से वर्क करता है कि उसमें से पानी निकल जाता है और कुछ जो यूजफुल चीज़ें हैं वो दूसरी तरफ निकल जाती हैं, और जो इम्प्यूरिटीज होती हैं उसको वो ब्लॉक कर देता है। सो ऐसे ही नेचर में आई एम श्योर देयर आर मेनी मेनी एग्जांपल्स लाइक दैट। उसी प्रकार से हमारी बाउंड्रीज, उनका पर्पस क्या है कि जो चीज़ें पॉजिटिव हैं हमारे लिए उनको वो रिसीव करे, और जो नेगेटिव चीज़ें हैं हमारे लिए उनको ब्लॉक करें, और उसका बैलेंस बनाना हमको आना चाहिए। दैट्स व्हाट सेटिंग बाउंड्रीज मीन्स। सो अगर हमने उस बैलेंस को नहीं बनाया तो क्या होगा? वी आर रिस्क ऑफ एक्सपीरियंस रेंज ऑफ रिलेशनशिप में इश्यूज होंगे। ओके, सो जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें जो इश्यूज होंगे, तो अगर हम इस बाउंड्रीज को ठीक से नहीं बनाएंगे तो फिर रिलेशनशिप्स में इश्यूज होंगे। तो अगर बैलेंस नहीं है तो इसका मतलब कि जैसे हम तराजू में देखते हैं कि दो साइड होते हैं, तो दो प्रकार से हम एरर कर सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि हमारी बाउंड्रीज टू पोरस हों। पोरस का मतलब कि कुछ भी उसमें पास हो जाएगा, और कुछ भी पास हो जाएगा इसका मतलब कि जो रोकना चाहिए वो भी नहीं रुक रहा है। तो इसका मतलब कि नेगेटिव चीज़ें भी हमारी लाइफ में हमको बॉदर करेंगी। यू विल बी वल्नरेबल टू एब्जॉर्बिंग अदर पीपल्स एंड नीड्स एंड इमोशंस एज योर ओन। तो हम दूसरों की नीड्स और इमोशंस को अपना समझने लगेंगे, और वो चीज़ खराब नहीं है, वहाँ पे केयरफुल रहना जरूरी है। वी हैव टू बी सेंसिटिव अबाउट अदर्स, बट वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन आवर्स एंड अदर्स नीड्स, कि हमें उसको डिफरेंशिएट करते आना चाहिए, क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं है, क्या हमारे लिए हार्मफुल है और क्या नहीं है। ये हमको क्लैरिटी होनी चाहिए, जो यूजुअली हमको होती नहीं है, और वो इसलिए नहीं होती क्योंकि हमको सिखाया नहीं जाता है। हम देखते हैं कि कई बार बचपन में हमको बोला जाता है कि नहीं ये तो आपको करना ही पड़ेगा, अब आपकी इच्छा हो या नहीं हो। तो हम क्या सीख जाते हैं कि भैया हमारी इच्छा इम्पोर्टेंट ही नहीं है, जो भी है वो हमको सामने वाले के हिसाब से करना ही पड़ेगा, हमारे पास चॉइस है ही नहीं। वी फील लाइक दैट, ऑल्दो चॉइस हमारे पास ऑलवेज है। आई से दैट वी ऑलवेज हैव अ चॉइस, बट द प्रॉब्लम इज वी हम ऐसा ट्रेन हो जाते हैं, हमको ऐसा हम ऐसा क्या बोल सकते हैं कि कोपिंग मैकेनिज्म है हमारे, जो हम ऐसा सीख जाते हैं कि हमारी बाउंड्री कि हम हमारी नीड्स को हम इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते, या दूसरों की नीड्स इम्पोर्टेंस ज़्यादा, दूसरों की नीड्स और इमोशंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी नीड्स से। तो ये हो गया टू पोरस बाउंड्रीज हैं। और दूसरी तरफ क्या है कि हम बहुत रिजिड हैं,
बहुत रिजिड हैं जहाँ पे हम थोड़ा बहुत भी मूव होना चाहिए वहाँ पे अगर नहीं हो रहे हैं तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया। इसका क्या मतलब है कि हम अकेले हो जाएंगे, हम हमारा डेंजर क्या है कि हम इमोशनली आइसोलेटेड हो जाएंगे, अलोन हो जाएंगे, क्योंकि हम कुछ भी अलाउ ही नहीं कर पाएंगे। हम सिर्फ एक प्रकार से वो जो दूसरा है वो हो जाएगा नार्सिसिज्म टाइप की, हम सेल्फिश हैं या सेल्फ सेंटर्ड है। एक वीडियो मैंने थोड़े टाइम पहले आत्मशक्ति पे डाला था, एक्चुअली काफ़ी टाइम हो गया, जिसको हमने बात करी थी सेल्फ केयर वाला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उससे कनेक्टेड है ये। तो एक होता है कि हम सिर्फ दूसरे के बारे में सोच रहे हैं और दूसरा होता है कि हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। तो दोनों एक्सट्रीम्स आर नॉट हेल्दी फॉर अस। जो एक प्रॉपर मिडल ग्राउंड है वो ये है कि हम अपने बारे में भी सोच रहे हैं, अपनी बाउंड्रीज के, अपनी नीड्स और वैल्यूज को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और दूसरे की भी उसको समझ रहे हैं। और उस बीच में फिर हमको जब इंटरेक्शन जब दो लोगों के बीच में होता है जिसमें हो सकता है कि हमारी नीड्स और एक्सपेक्टेशंस हमेशा मैच नहीं हो रही हैं, तो फिर उसमें प्रॉपर बाउंड्रीज होना या कम्युनिकेशन होना जरूरी है। सो नॉट टू मैनी बाउंड्रीज या टू रिजिड बाउंड्रीज एंड नॉट टू पोरस बाउंड्रीज। सो और जो लास्ट पैराग्राफ है, पोरस बाउंड्रीज आर वीक, ओवरली फ्लेक्सिबल और पुअरली एक्सप्रेस्ड। तो इसका मतलब कि वो बाउंड्रीज वीक हैं या फ्लेक्सिबल हैं टू मच, या उसको एक्सप्रेस नहीं किया गया है। तो इसका कारण उसके कारण से होता क्या है, दे आर यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय कि उसमें होता यह है कि देयर इज अ लैक ऑफ इमोशनल सेपरेशन, डिपेंडेंसी और अ पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग या तो इमोशनली सेपरेट नहीं कर पाते एक दूसरे को, दो लोगों को, कि एक व्यक्ति के इमोशंस और दूसरे व्यक्ति के इमोशंस दे आर टू डिफरेंट पीपल, सो वो इमोशनल सेपरेशन नहीं हो पाता है। या फिर डिपेंडेंसी होती है, इसको को डिपेंडेंसी भी बोलते हैं, सॉरी इसमें नीचे आ रहा है वो वर्ड। सो कि मतलब कि ऐसी चीजें हम कर रहे हैं जिसमें कि वी फील कि वी कैन नॉट लिव विदाउट द अदर पर्सन and but we cannot live also together, so that's called codependency। और या फिर पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड, मतलब कि हम बस दूसरों को खुश करने के लिए, उनके अप्रूवल के लिए काम करते रहते हैं कि दूसरा व्यक्ति अपसेट नहीं हो, दूसरा व्यक्ति को वो खुश रहे भले ही हमारे साथ कुछ भी हो रहा हो। सो दीज थिंग्स हैपन, दैट मीन्स पोरस बाउंड्रीज आर पोरस, दे आर वीक या दे आर नॉट प्रॉपरली एक्सप्रेस्ड। और इसका जो एक्सट्रीम है उसके उसमें इमोशनल एनमेशमेंट एंड को डिपेंडेंसी जो मैंने बताया, वो उसका एक्सट्रीम है पोरस बाउंड्रीज का, मतलब कि वी आर एक्चुअली वी बिकम एक्सप्लॉइटेड। सो दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन योर बाउंड्रीज आर नॉट क्लियर और प्रॉपरली एक्सप्रेस्ड। इसके आगे वो एनमेशमेंट को समझा रहे हैं, जो एनमेशमेंट वर्ड और को डिपेंडेंसी यूज किया वर्ड। सो लेट्स रीड अबाउट दैट। Enmeshment is what happens when there's a lack of clear distinction between the emotional lives of two people. For the clearest example of enmeshment, think of those couples who you never see apart because they spend every waking moment with one another. Codependency is similar to enmeshment, but it's more unbalanced. Codependent relationships take the form of one person dedicating their lives to solving all the other person's problems. This arrangement is generally bad for both parties since one side never has their own needs met and the other never learns how to solve their own problems. People who suffer from porous boundaries need to work on reclaiming their autonomy. The first step is to establish some physical and emotional distance. It's important to withdraw some of your support and focus on good self-care practices. ओके, थैंक यू। सो ये इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि एनमेशमेंट क्या होता है और को डिपेंडेंसी क्या। सो एनमेशमेंट ये पोरस बाउंड्रीज के बारे में बता रहे हैं। जब हमारी प्रॉपरली हम बाउंड्रीज एस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है।
और जब वो बाउंड्रीज एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो उन्होंने बताया कि उसके एक्सट्रीम में क्या होता है, एनमेशमेंट या कोडिपेंडेंसी। एनमेशमेंट का मतलब कि दो लोग हैं, वो अपने एक दूसरे की इमोशंस के बीच में क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं हो पाता। और इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कोई एक कपल है जो वो इतना एक साथ समय स्पेंड करते हैं तो वो एक दूसरे को अलग देख ही नहीं पाते, एक दूसरे की उनकी फीलिंग्स, इसको कई बार हम मर्जिंग भी बोलते हैं साइकोलॉजी में, साइकोथेरेपी में, कि जैसे स्पेशली जब मदर एंड चाइल्ड होता है, सो व्हेन द चाइल्ड इज बॉर्न, तो वो मदर के अंदर से अंदर रहता है 9 months, तो वो मर्ज रहता है पूरी तरीके से। और जब वो बाहर निकलता है तो वो एकदम से सेपरेट नहीं होता, फिजिकली तो वो सेपरेट हो जाता है पर इमोशनली नहीं सेपरेट हो पाता है, उसमें टाइम लगता है। हम देखते हैं कि थोड़ा टाइम लगता है जब बच्चा इंडिविजुअली कुछ कर पाता है, नहीं तो वो पूरे टाइम मम्मी से या पापा से चिपका रहता है, वो मर्जिंग है। सो इसी प्रकार से एडल्ट्स में भी ऐसी मर्जिंग हो सकती है कि वेयर दे आर सो मच मर्ज दे कैन नॉट थिंक themselves apart from the other person, and that's called enmeshment. दूसरा है कोडिपेंडेंसी, पर इसमें अनबैलेंस है, इसमें दोनों व्यक्ति एक दूसरे के प्रति सेम फील कर रहे हैं। एनमेशमेंट में, कोडिपेंडेंसी में क्या होता है कि एक पर्सन वो दूसरे की लाइफ का पूरा चार्ज ले लेता है, तो वो उसकी प्रॉब्लम्स को समझता है कि ये मेरी प्रॉब्लम्स हैं, और तो ये दोनों के लिए खराब है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति की नीड्स मेट होती नहीं, क्योंकि वो हमेशा दूसरे की टेक केयर करने में लगा रहता है, और जो दूसरा व्यक्ति है वो कभी ये नहीं सीख पाता है कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे खुद से सॉल्व करूं। सो ये कोडिपेंडेंसी दोनों के लिए अच्छी नहीं है। एंड ये हैं दीज आर प्रॉब्लम्स ऑफ पोरस बाउंड्रीज, मीन्स कि जो बाउंड्रीज क्लियर नहीं है, बहुत वीक हैं या प्रॉपर नहीं है। सो उसमें व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, ऐसे व्यक्ति को जिसको ये आइडेंटिफाई हो गया कि मेरी बाउंड्रीज पोरस हैं, वीक हैं, उस व्यक्ति को रिक्लेम करनी पड़ेगी अपनी ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब इंडिविजुअलिटी, मेरी स्पेस, मेरी बाउंड्रीज। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या है, थोड़ा फिजिकल और इमोशनल डिस्टेंस बनाए, और इट्स इम्पोर्टेंट टू विदड्रॉ, कि हमारा जो कुछ सपोर्ट है या हम उसको विदड्रॉ करें, ताकि हम खुद को खुद एक वी कैन बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस कि यस आई कैन बी बाय माई सेल्फ, या फोकस ऑन गुड सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस, जो सेल्फ केयर की अच्छी प्रैक्टिसेस हैं उस पे फोकस करें। तो इस प्रकार से हम पोरस बाउंड्रीज वाले व्यक्ति को इस प्रकार से कर सकता है। उसके बाद ये द अदर साइड ऑफ स्पेक्ट्रम है। On the other side of the spectrum, people who have rigid boundaries generally find it difficult to get close to people. The more pathological form of rigid boundaries is counterdependency, which is characterized by emotional distance and an inability to express vulnerability. An example of counterdependency is when you ghost a person that you have been dating simply because they opened up about how much they like you. The solution for rigid boundaries is to practice cultivating close relationships. That means practicing expressing how you feel to others, asking for help when you need it, and allowing yourself to love. In the end, healthy boundaries are to be found somewhere in between porous and rigid boundaries. Yeah, you'll have healthy boundaries once you can combine a concern for your own needs with a concern for the needs of the other. ओके, थैंक यू। सो अब ये जो दूसरा एंड है स्पेक्ट्रम का, उसके बारे में बता रहे हैं कि अगर एक साइड में क्या है कि हमने अभी पोरस बाउंड्रीज के बारे में पढ़ा, अब रिजिड बाउंड्रीज में क्या है कि हम दूसरे व्यक्ति के पास नहीं जा सकते, उसको वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट क्लोज टू पीपल, अदर पीपल। और उसका जो पैथोलॉजिकल फॉर्म है, ये बता रहे हैं कि मोस्ट पैथोलॉजिकल फॉर्म ऑफ रिजिड बाउंड्रीज इज काउंटर डिपेंडेंसी, and which is characterized by emotional distance and an inability to express vulnerability. और काउंटर डिपेंडेंसी का एक एग्जाम्पल दे रहे हैं
कि अगर कोई व्यक्ति के साथ हम डेट कर रहे हैं, या मतलब जो भी व्यक्ति डेट कर रहा है, या बहुत एक रिलेशनशिप है, देयर इज अ लेट्स से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, या जस्ट मिल रहे हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और एक व्यक्ति ने बोला कि आई लाइक यू वेरी मच, और उसने इस चीज को एक्सप्रेस किया, तो अदर पर्सन विल एक्चुअली उससे डिस्टेंस बना लेगा. सो व्हाट आई अंडरस्टैंड बाय घोस्ट अ पर्सन मीन्स कि वो व्यक्ति से दूर भागेगा, उससे उसको वो अवॉइड करने की कोशिश करेगा. क्यों? क्योंकि वो उसको आदत नहीं है इस प्रकार की क्लोजनेस की, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, टॉलरेट नहीं कर पा रहा है. क्यों? क्योंकि ये हमको उस प्रकार से ट्रेनिंग नहीं मिली, उस प्रकार से हमारा समटाइम्स इट्स ऑल्सो अबाउट द वे वी फील अबाउट आवर सेल्स, कि हम क्लोजनेस, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, इसमें कुछ ट्रॉमाज हो सकते हैं या चीज़ें हो सकती हैं जिसके कारण कि व्यक्ति क्लोज रिलेशनशिप्स नहीं मेंटेन कर पाता. कई बार द सॉल्यूशन इज कि टू प्रैक्टिस कल्टिवेटिंग क्लोज रिलेशनशिप. इसमें टाइम लगता है, पर उसको कल्टिवेट करना कि हम कैसे क्लोज रिलेशनशिप्स मेंटेन कर सकते हैं. उसका क्या मतलब है? उसका मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि हम एक्सप्रेस करें कि हम कैसा फील कर रहे हैं. हेल्प के लिए जब हमें हेल्प की जरूरत हो तो हेल्प मांगे, या अलाउइंग योर सेल्फ टू लव, या एक्चुअली लविंग अवर सेल्फ इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट. Those are the things we have to practice so that we can be more close to other people. और फाइनली ये बता रहे हैं कि हेल्दी बाउंड्रीज वो कहीं ना कहीं पोरस और रिजिड बाउंड्रीज के बीच में आती हैं, क्योंकि हमने दो एक्सट्रीम्स देखे. और इसका मतलब क्या है कि जब हमें दूसरे की नीड्स के प्रति जो कंसर्न है और हमारी खुद के नीड्स के प्रति जो कंसर्न है, उसको हम कंबाइन कर सकें, दोनों को हम वैल्यू कर सकें, दैट मीन्स कि वी हैव हेल्दी बाउंड्रीज. जैसे कुछ एग्जांपल्स मैंने देखे हैं. फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर है, वो डॉक्टर क्या करता है कि वो दूसरों को कोई भी मरीज आया, कभी भी आया, तो बोलेगा कि हाँ ठीक है, वो बताएगा कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो. रात में 1 बजे फोन आ गया, वो बताएगा कि हाँ ऐसा कर लो, ऐसा कर लो. उस व्यक्ति की अपनी खुद की बाउंड्रीज नहीं है, तो वो क्या कर रहा है? अब यूजुअली क्या होता है कि दूसरे लोग उसको अप्रिशिएट भी बहुत करते हैं कि देखो कितना सेल्फलेस है. ये सेल्फलेसनेस को लोग अप्रिशिएट तो करते हैं, विच इज अ वर्च्यू, पर उससे लॉन्ग टर्म में इश्यूज आते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोच रहा है, अपनी बाउंड्रीज नहीं बना रहा, अपनी नीड्स को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अंदर से फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, या अपनी नीड्स को मीट नहीं कर पाएगा, या उसको और चैलेंजेस होंगे. या तो प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाएगा, जो भी हो, हमारी जो भी फिजिकल इमोशनल नीड्स हो, कभी ब्रेक नहीं लेगा, कहीं घूमने नहीं जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि भाई दूसरे लोग की नीड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. So that is important. That's why it's important to have healthy boundaries. डॉक्टर गबोर माते भी इसके बारे में काफ़ी बोलते हैं कि एनीवेज वो ये भी बोलते हैं कि ये जो इस प्रकार का बिहेवियर होता है, जब हम दूसरे की नीड्स को ही फुलफिल करने में ध्यान लगाते हैं और अपनी नीड्स को सेक्रीफाइस करते हैं, तो इवेंचुअली इट लीड्स टू ऑटो इम्यून डिजीजेस या ऐसी क्रॉनिक डिजीजेस दैट कैन किल अस. फॉर एग्जाम्पल कैंसर है, डायबिटीज है, या हाइपरटेंशन है, और ये सारी चीजें, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो फिजिकल सिम्टम्स बॉडी में डेवलप हो जाते हैं, जिसका कारण ये रहता है कि हमने अपनी सेल्फ केयर को नेग्लेक्ट किया, अपनी नीड्स को नेग्लेक्ट किया, सेक्रीफाइस किया फॉर अदर पीपल. So it's very important to be careful about this. Okay, so any questions, comments so far? We'll continue, we'll read one more section. But before that, I have one question. Yes, Abhay. How to identify that we have a rigid boundary or like porous boundary? ये कैसे पता लगेगा? ओके गुड. ये इसके बारे में हम जैसे कई बार ये बोलते हैं कि एक तो हमारा लाइफ, जो नॉर्मल लाइफ जो हम बोलते हैं, वो कैसी होती है कि जो चल रहा है चलते रहते हैं, हमको अवेयरनेस होती ही नहीं है हमारे खुद के बारे में. तो अब जैसे हम आत्मशक्ति में सेशंस कर रहे हैं, तो इससे धीरे धीरे हमारी अवेयरनेस बढ़ रही है, और जब अवेयरनेस हमारी बढ़ती है, विच मीन्स कि वी आर बिकमिंग मोर ग्राउंडेड, हम इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, सुन रहे हैं,
तो हमारी अवेयरनेस बढ़ेगी तो धीरे धीरे हमको और क्लियर खुद से होगा, क्योंकि हमको जैसे इन्होंने क्वेश्चंस पूछे शुरू में कि क्या हम यस बोलना चाहते हैं या नो बोलना चाहते हैं पर यस बोलते हैं, क्या ये है। अब हमको पता है इसका आंसर कि मोस्ट ऑफ अस डू दैट, या उन्होंने और भी जो क्वेश्चंस पूछे थे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछने से हमको समझ में आएगा ये जो एग्जांपल्स दे रहे हैं क्या हमारे साथ ऐसा हो रहा है, क्या हम या एकदम बहुत सिंपल वे में देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमें पता करना है कि क्या हमारी रिलेशनशिप्स हेल्दी हैं या नहीं है, सो आर वी हैप्पी इन ऑल अवर रिलेशनशिप्स। अगर नहीं है इसका मतलब कि वी आर ऑन समवेयर ऑन दी अदर टू एक्सट्रीम्स। अब वो किस एक्सट्रीम पे हैं ये थोड़ा सा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जो बोलते हैं वो करना पड़ेगा हमको। एक वो तरीका है कि हम खुद से पूछें कि हम किस उसमें हैं, एंड इट नीड्स सम टाइम, वी हैव टू सिट विद आवर सेल्व्स। जो हम देते नहीं है, खुद को समय नहीं देते, हम इतने बिजी रहते हैं, डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं बाहर की चीज़ों में। जो एक बुक है बहुत अच्छी, उसका टाइटल है द थिंग्स दैट यू कैन ओनली सी व्हेन यू स्लो डाउन, इस प्रकार से कुछ उसका टाइटल है। सो there are a lot of things that we can see only when we slow down, otherwise we are always distracted. So we have to spend time with ourselves, that's one thing. And secondly, ask those people, हम उन लोगों से पूछ सकते हैं जो हमको अच्छे से समझते हों, जो बाहर से चीज़ों को देख रहे हैं, जो ये जो, क्योंकि हम जब हमारा हमेशा एक पर्सपेक्टिव रहता है या परसेप्शन रहता है चीज़ों के बारे में, वो हमारा परसेप्शन है, हमारा व्यू है, और हम हो सकता है दूसरे एंगल से चीज़ों को नहीं देख पाए। तो इसलिए एक एटलीस्ट एक या दो या कुछ लोग हमारे लाइफ में ऐसे होने चाहिए जो हमको एक्चुअली समझते हों और हम उनसे पूछ सकें कि क्या मैं पोरस, मेरी बाउंड्रीज पोरस हैं या मेरी बाउंड्रीज रिजिड हैं। तो ऐसे लोगों से, हम मल्टीपल लोगों से जब हम सुनेंगे तो हमें क्लैरिटी आ सकती है। सो दोज आर टू वेज वी कैन फाइंड आउट। Is that helpful? Yes. एक और क्वेश्चन है, इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोरस बाउंड्रीज व्हाट डज लैक ऑफ इमोशनल सेपरेशन मीन। तो हमने पहले पढ़ा था, लेट्स गो बैक हियर। सो यहाँ पे पोरस बाउंड्रीज के बारे में लिखा था कि दे आर यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय अ लैक ऑफ इमोशनल सेपरेशन। वो क्या है? सो इमोशनल सेपरेशन, लैक ऑफ इमोशनल सेपरेशन का मतलब कि हम ये नहीं सेपरेट कर पाते कि एक व्यक्ति के इमोशंस और दूसरे व्यक्ति के इमोशंस ये दो अलग अलग लोगों के इमोशंस हैं। या हम अगर अपने बारे में बात करें तो जैसे कई बार हमने, जैसे अभी अफेक्ट्स के बारे में पढ़ा था थोड़े समय पहले, तो अफेक्ट रेजोनेंस के बारे में पढ़ा था। तो अफेक्ट रेजोनेंस का मतलब क्या होता है कि जब हम एक ऐसे कमरे में गए जहाँ पे सब लोग चिल्ला रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तो हमारे अंदर भी थोड़ा सा गुस्सा जाग जाएगा। अगर हम नहीं भी होंगे गुस्सा तो गुस्सा होने लगेंगे, या सब लोग रो रहे हैं तो हम भी रोने लगेंगे। तो वो अफेक्ट रेजोनेंस होता है। इसी से क्लोजली रिलेटेड लैक ऑफ इमोशनल सेपरेशन है। जब मैं किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में हूँ और वो व्यक्ति बहुत डिप्रेस्ड है तो मैं भी डिप्रेस्ड हो जाऊंगा। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, या वो बहुत दुखी है, या वो बहुत गुस्से में है, वट एवर देयर में बी एनीथिंग जो वो इमोशन के थ्रू जा रहा है। मान लो वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है तो मैं भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाऊंगा। सो जो एक इमोशनल सेपरेशन है कि भाई उसकी लाइफ है, उसने कुछ ऐसे वो जिस भी फेज से जा रहा है या जो भी उसकी सर्कमस्टेंसेस है उसमें उसकी जो फीलिंग्स है हम उससे अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगे, तो दैट इज लैक ऑफ इमोशनल सेपरेशन। इज दैट क्लियर? Yes. ओके, गुड। ओके, सो वी विल रीड अ लिटिल बिट मोर। प्रभु, ये सेल्फलेसनेस में एक एग्जांपल मैं भी देना चाहूंगा। इसमें जॉर्ज हैरिसन का एग्जांपल आएगा। तो जैसे वो मैंने भी पढ़ा था, कपूर माते एक बार बता रहे थे, जॉर्ज हैरिसन थे तो वो डेथ बेड पे थे, मतलब बहुत हालत उनकी खराब थी। और उनका एक फ्रेंड आता है, उनको बोलता है कि चलो मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो चले जाते हैं। मतलब अपनी एक ऑथेंटिसिटी, अपनी ऑटोनॉमी को कॉम्प्रोमाइज करके, मतलब इस कंडीशन में भी वो चले जाते हैं
मतलब जॉर्ज हैरिसन चले जाते हैं अपने उस हाँ फ्रेंड के साथ में, जी क्योंकि जी उनके जी। फ्रेंड की मदर की तबीयत ठीक नहीं तबीयत थी। खराब। हाँ हाँ, तो मैं यही बता रहा हूँ, सेल्फलेसनेस को मतलब अप्रिशिएट करा जाता है जॉर्ज हैरिसन को, पर वो ये थोड़ी मेंटेन नहीं कर पाए इन चीजों को, बाउंड्रीज को। तो उसके कारण उनकी मतलब एक अर्ली एज में ही वो चले गए। उनका मतलब नाम भी, वो बीटल्स में थे वो, राइट। उसमें उन्होंने क्या किया था, मतलब उनके लिखते सॉन्ग्स वो थे पर क्रेडिट दूसरे ले जाते थे, और वो हम्म आवाज भी नहीं उठाते थे। हम्म और तो उनके कारण, बाउंड्रीज के कारण उनका नाम नहीं हुआ, जबकि बीटल्स में दूसरे सिंगर्स का नाम हुआ। हम्म वो सेल्फलेसनेस बहुत थे, पर उनकी कॉस्ट उनको मतलब एक डेथ के रूप में, अर्ली डेथ के रूप में चुकानी पड़ गई। राइट। तो डॉक्टर गब्बर माते कई बार ये करते हैं कि वो मेमोरियल्स में, जैसे इंडिया में ऐसा कल्चर नहीं है पर यूएस वगैरह में है, कि मेमोरियल सर्विस में जब कोई व्यक्ति की डेथ होती है तो लोग उसके ऑबिचुअरीज लिखते हैं, कि उसके बारे में लिखते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा था, और उसकी प्रशंसा करते हैं। तो वो कई ऑबिचुअरीज को पढ़ के सुनाते हैं उनके सेशंस में, कि उसकी तारीफ कर रहे हैं, जो व्यक्ति की डेथ हो गई उसकी लोग तारीफ कर रहे हैं कि उसने ऐसा करा सेल्फलेसली, वो ऐसा था, वो कभी कुछ भी उसको बोल दो तो वो कुछ गुस्सा ही नहीं होता था। तो लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, पर एक्चुअली वही उसकी डेथ का कारण भी है। तो गबर माते टॉक्स अ लॉट अबाउट दैट आल्सो। सो यस, दैट्स अ गुड एग्जांपल। या हम देखते हैं कई बार कि जैसे हम हमारी तबीयत खराब है और या थके हुए हैं बहुत, पर सामने वाले ने, किसी ने कुछ बोला कि ये काम करना है, क्या आप कर सकते हो? तो अगर व्यक्ति या तो बाउंड्रीज बना पा रहा होगा सही से, तो बोलेगा कि आई एम सॉरी, मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं कर सकता। और मैं ये नहीं सोचूंगा कि मेरे से ही सब पूरी दुनिया चल रही है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो उसका क्या होगा, वो उसको बहुत परेशानी होगी। भाई, वी हैव टू ट्रीट अदर्स एज एडल्ट्स, क्योंकि वो व्यक्ति और किसी से हेल्प ले सकता है, सपोर्ट ले सकता है। सो देर आर मेनी थिंग्स दैट कैन बी डन, और आई कैन अरेंज समवन एल्स, कि मैं किसी को कॉल करके बोल दूं कि भैया ये काम कर दो। पर अगर मैं बाउंड्रीज नहीं बना पा रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि चलो अच्छा ठीक है, मैं बोलूंगा भी नहीं कि मेरी तबीयत खराब है या मैं थका हुआ हूँ, मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है चलो। सो दैट्स व्हाट हैपेंस। और फिर उसके कारण क्या होगा, हो सकता है कि कुछ फिजिकल या इमोशनल इश्यूज हों लॉन्ग रन में। So therefore these healthy boundaries are important, where we know what is going to nourish us and what is going to drain us, and we take actions accordingly. And although it's very easy to say but very difficult to do and learn, but that's why we are reading this, कि ताकि हम इस चीज को सीख सकें। मैंने एक आध एग्जांपल, क्योंकि हम मे बी वी कैन, लेट्स सी इफ देयर इज वन मोर सेक्शन वी कैन रीड दैट। पर एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक पर्सन है जिनको मैं जानता हूँ, जो जिनका ये रहता था कि उनको कोई भी काम बोल दो कि भाई ये ऐसा काम करना है, तो वो चले आते थे, वो काम करने में लग जाते थे। तो लोग बहुत तारीफ भी करते थे कि देखो ये कितनी सेवा करते हैं और ये। पर उसका नुकसान क्या हो रहा था कि उनकी जैसे खुद की पढ़ाई थी, उनको कुछ एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी थी, तैयारी करनी थी, तो एग्जाम्स में पढ़ाई नहीं कर पाते थे, क्योंकि कोई भी आ जाता था बोलता था कि, क्योंकि दूसरे लोग क्या करते हैं, जब उन्हें पता है, जो व्यक्ति अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ करता है, तो उसका फायदा ये होता है कि दूसरे लोग केयरफुल होते हैं, सोचते हैं उस व्यक्ति को कुछ बोलने के पहले। पर जो व्यक्ति अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ नहीं करता है, तो लोग सोचते हैं कि भैया इसको बोल दो ये कर देगा, तो हर व्यक्ति उसी के पास आएगा। मतलब इट्स काउंटर इंट्यूटिव, कि जो व्यक्ति दूसरों की हेल्प कर रहा है या रेडी है, उसके पास ज्यादा लोग आते हैं हेल्प मांगने के लिए। और जो व्यक्ति थोड़ा सा बाउंड्रीज ड्रॉ करता है या रिजिड रहता है कि भाई मैं नहीं करूंगा या नहीं, उसके पास कम लोग आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये मना कर देगा या स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये बोल देगा, तो उसके पास कम आएंगे। और नुकसान किसको हो रहा है इस दोनों केसेस में? नुकसान किसको हो रहा है? किस जिसने पर्सन? नहीं करी है। जो बाउंड्रीज ड्रॉ नहीं कर रहा है उसका नुकसान हो रहा है, क्योंकि ज्यादा लोग उसके पास जा रहे हैं। तो ऐसा मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि फिर फाइनली उस व्यक्ति को जब ये रियलाइज हुआ कि नहीं, इसके कारण मुझे नुकसान हो रहा है, तब उसने फिर नो बोलना चालू किया कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं तो वो हमेशा यस 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 जो बोले थे ना, पीपल प्लीजिंग बिकम, इट्स नॉट पीपल प्लीजिंग बट यस मैन बोलते हैं, यस मैन, कि हर चीज में यस करेगा वो।
So that's not healthy for us. Okay, so let's read the next section. Someone from online would like to read. Setting healthy boundaries requires clear communication and consistent action. Right. Okay, okay. When we don't set clear boundaries directly, they have a way of making themselves known more indirectly. We are talking about passive aggressiveness, a popular yet sadly ineffective communication technique. If you think about it, passive aggressiveness is really just a poor attempt at communicating a boundary. Instead of directly stating how we have been hurt, we act out how we feel and just hope the other person figures out what they have done wrong. More often than not, though, this approach only frustrates the other person who is completely oblivious to what the problem is. Passive aggressiveness is especially common in romantic relationships since we often expect our partner to have some telepathic insight into what our needs are. But the truth is your partner can't read your mind and it's unreasonable to expect them to. Therefore, it's a good practice to communicate your needs directly. The two steps to communicating a boundary directly are to assert it verbally and then back it up with action. Okay, That thank is you. So यहाँ पे बता रहे हैं कि हेल्दी बाउंड्रीज अगर हमें सेट करना है, दिस इज द प्रैक्टिकल वे, हमको समझ में आ गया कि हेल्दी बाउंड्रीज जरूरी हैं. नहीं होगा तो क्या होगा, अब करने के लिए क्या करना पड़ेगा. तो यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पैसिव एग्रेसिवनेस, कि जब हम क्लियर बाउंड्रीज सेट नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं तो हम इनडायरेक्टली चीज़ों को करते हैं, हम डायरेक्टली नहीं बोल पा रहे हैं. या जैसे होता है ना कि हमने देखा है कि हमको किसी व्यक्ति को हमने काम बोला तो वो व्यक्ति बहाने बनाता है. क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली मना नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या बोल रहा है कि हाँ मेरे को इधर ये जाना है, उधर जाना है, वो झूठ बोलेगा या कुछ भी करेगा. क्यों? क्योंकि वो सीधे सीधे मना नहीं कर पा रहा है, तो वो इनडायरेक्टली मना कर रहा है. इसी को पैसिव एग्रेसिवनेस बोलते हैं, जो बहुत पॉपुलर है, बहुत लोग करते हैं, पर ये इनइफेक्टिव है. क्योंकि इसका आगे बता रहे हैं कि क्यों इनइफेक्टिव है. क्योंकि हम डायरेक्टली क्लियर नहीं कर रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं कि सामने वाला समझ जाएगा, होपफुली. बट मोस्टली होता है कि सामने वाला उस चीज को समझ नहीं पाता है. तो आगे पढ़ते हैं. तो ये बोल रहे हैं कि पैसिव एग्रेसिवनेस और ये पुअर अटेम्प्ट है कम्युनिकेट करने का अपनी बाउंड्रीज को. तो हम डायरेक्टली, जैसे एग्जांपल के लिए बोल रहे हैं कि अगर हमको कुछ खराब लगा, हम इफ वी हैव बीन हर्ट, तो हम डायरेक्टली ये चीज बोलने के बजाय हम क्या करेंगे कि वी एक्ट आउट हाउ वी फील. हमको कैसा फील हो रहा है हम ऐसा एक्ट करेंगे, हम बोल नहीं रहे हैं. एंड हम होप करेंगे कि सामने वाला पर्सन समझ जाएगा कि हमको हर्ट फील हुआ. तो उसमें क्या होगा कि सामने वाले को अगर वो चीज समझ में नहीं आ रही है, विच इज यूजुअली द केस, तो सामने वाला और फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि यार ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये बोल तो रहा नहीं है वो पर्सन, और सामने वाला उस चीज को समझ नहीं पाएगा कि ऐसा एक्ट क्यों कर रहा है, तो और फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा. राइट, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ये क्योंकि हम पैसिव एग्रेसिवली एक्ट कर रहे हैं. जो व्यक्ति हर्ट हुआ वो पैसिव एग्रेसिवली एक्ट कर रहा है, वो बोल नहीं रहा है, वो एज्यूम कर रहा है कि सामने वाला समझ जाएगा. इसमें एग्जांपल बोल रहे हैं कि रोमांटिक रिलेशनशिप्स में ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि हमको लगता है कि हमारा जो पार्टनर है वो उसकी समझ इतनी ज़्यादा है, वो कुछ टेलीपैथिक इंसाइट है, मतलब कि वो समझ लेता है कि हमारी नीड्स क्या हैं. ऐसा हम मान लेते हैं, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं. पर ट्रूथ क्या है कि जो हमारा पार्टनर है वो हमारे मन को पढ़ नहीं सकता, और ये अनरीजनेबल है कि हम उससे ऐसा एक्सपेक्ट करें कि वो हमारे मन को पढ़ ले, कि हम बोले नहीं और वो समझ जाए. एक चीज होती है जो हमने पहले बात करी है, एटेन्युएशन. जो हमने अटेंशन की जब बात करते हैं तो हम एटेन्युएशन की भी बात करते हैं, कि हम दूसरे व्यक्ति को इतना अच्छे से समझ पा रहे हैं कि उसके बिना बोले हम उसको समझ पा रहे हैं. वो भी एक लेवल है, बट दैट्स वेरी, व्हेन द टू पीपल आर वेरी क्लोज इमोशनली, दे अंडरस्टैंड ईच अदर वेरी नाइसली. और ये जो कम्युनिकेशन, ये जो सिचुएशन है, इसमें उल्टा है कि व्यक्ति को लग रहा है कि सामने वाला समझ जाएगा, पर सामने वाला समझ नहीं पा रहा है. सो
therefore it's a good practice, I think you read this, हाँ, कि अपनी needs को directly communicate करना important है. और उसके लिए 2 steps बता रहे हैं. एक तो अपनी बाउंड्री को डायरेक्टली कम्युनिकेट करना, वर्बली असर्ट करना उस चीज को, और बैक इट अप विद एन एक्शन, उसके साथ कोई एक्शन भी करना. इसके बारे में एक चीज जो मुझे अभी याद आ रही थी, हाँ, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, मार्शल रोजनबर्ग की हमने लास्ट टाइम भी शायद इसके बारे में बात करी थी. सो जब हम लिसनिंग के बारे में पढ़ रहे थे तो नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन में भी मार्शल रोजनबर्ग सिखाते हैं कि हाउ टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स, एंड उसमें वो 4 पार्ट्स बताते हैं. पहला कि हम ऑब्जर्वेशन बताएं कि हमने ये ऑब्जर्व किया. सेकेंड ये बताएं कि उसमें मेरी फीलिंग्स क्या हैं, एंड थर्ड कि मेरी नीड क्या है उसमें, और फोर्थ फिर देयर में बी ए रिक्वेस्ट फॉर एन एक्शन या रिक्वेस्ट. सो देयर आर 4 स्टेप्स ऑफ नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन जो हम कभी और उसको कवर कर सकते हैं. बट इसी प्रकार से वो बता रहे हैं कि हम डायरेक्टली कम्युनिकेट करें हमारी नीड्स को, और उसको वर्बली बोलें, और साथ ही साथ कुछ एक्शन हो उसका. सो लेट्स रीड मोर अबाउट दिस. समवन एल्स वुड लाइक टू रीड, जिसने अभी तक नहीं पढ़ा. अमर, वुड यू लाइक टू रीड? अमन, अमर. Yes, no. Okay, someone else जिसने पहले पढ़ा हुआ हो वो. Rishi? Yes, sir. Shall I? Yeah. Okay. Assertiveness is absolutely the way to go. Unlike passive aggressiveness, assertiveness is a way of communicating your needs openly without attacking the other for having done something wrong. And when you assert your boundaries directly, you minimize the chance that they will be misunderstood. Assertive boundaries statements usually take the form of I want, I need, or I expect. For example, you might say to your mother, I want you to stop asking me when I am going to get married. Try to avoid apologizing or explaining too much when you set boundaries. You don't you don't want to give the impression that your boundaries are negotiable. The process of setting boundaries doesn't end with communication. However, you have to back up what you say with consistent action, or else your boundaries won't be taken seriously. For one, that means modeling the behavior you expect from others. If you want your partner to be honest with you, for example, it's not going to help your cause if you are not honest with her. And secondly, consistent action means respecting other person's boundaries as well. Healthy relationships are built on mutuality. And if you don't honor other people's boundaries, you don't give them much reason to honor yours. For this reason, setting boundaries end up being beneficial for both parties in a relationship. Since everybody has boundaries, respecting each other's boundaries is the surest way to have your respect too. ओके, थैंक यू. सो ये बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है. इसमें असर्टिवनेस के बारे में बता रहे हैं, जो एक मैंने काफ़ी पहले कुछ पूरी एक सीरीज सुनी थी असर्टिवनेस से रिलेटेड. तो असर्टिवनेस का मतलब है कि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं अपनी नीड्स को, अपनी फीलिंग्स को क्लियरली, वर्बली. पर उसको कम्युनिकेट करने का तरीका ये है कि हम इस प्रकार से बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं हो कि सामने वाले को अटैक कर रहे हैं हम कि तुमने कुछ गलत किया है, पर हम हमारी बाउंड्रीज बता रहे हैं. हम तो उससे मिसअंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम कम होगी, और दूसरा वाला उसको ज़्यादा सही तरीके से समझ पाएगा. नहीं तो जब हम दूसरे को अटैक करते हैं तो दूसरा व्यक्ति डिफेंस करता है, और जब वो डिफेंस करता है तो वो हमको सुनता नहीं है. तो इसलिए जो असर्टिव स्टेटमेंट्स हैं वो किस प्रकार के होंगे कि आई वॉन्ट, आई नीड और आई एक्सपेक्ट. जैसे कि किसी एक एग्जांपल दे रहे हैं वो कि कोई मे बी मैरिजेबल एज का कोई पर्सन है, उसकी मदर उसको बोलती होगी बार बार अगर कि भाई तुम शादी करो या शादी कब कर रहे हो. ये तो ये एक्सप्रेस कर रहे हैं एग्जांपल में
कि वो पर्सन क्या बोलेगा अपनी मदर को कि आई वॉन्ट यू टू स्टॉप आस्किंग मी व्हेन आई एम गोइंग टू गेट मैरिड, कि मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि आप मुझसे ये बार बार न पूछें कि मेरी शादी कब होगी या मैं शादी कब करूँगा या करूँगी. सो दिस इज अ एक्सप्रेशन ऑफ आई वॉन्ट, कि मैं I like this, I want you to do this, instead of saying कि आप हमेशा ऐसा करते रहते हो, आप हमेशा ऐसा करते हो, ये गलत है. और इस प्रकार से कम्युनिकेट करने के बजाय दूसरे तरीके से. और इसमें बहुत अच्छी अच्छी टिप्स हैं. हमको बहुत ज़्यादा ऐसा अपोलोजाइज या एक्सप्लेन नहीं करना है जब हम हमारी बाउंड्रीज बना रहे हैं, क्योंकि उससे सामने वाले को क्या लगेगा कि हमारी बाउंड्रीज नेगोशिएबल हैं या वीक हैं. क्योंकि हम सॉरी बट एक्चुअली आई एम सो सॉरी कि मैं फोन इस टाइम पे नहीं कर पाऊंगी, आई एम सो सॉरी. हमने ऐसा ऐसा बोला तो सामने में हाँ ठीक है कर सकते हैं. पर अगर हमने बोला कि आई वुड लाइक टू टॉक विथ यू बट नॉट एट दिस टाइम, सो दैट्स अ वेरी क्लियर बाउंड्री. इट्स नॉट कि हाँ ठीक है कभी कर कि मतलब ऑफ कोर्स इमरजेंसी सिचुएशन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, जनरल सिचुएशंस की बात कर रहे हैं. दूसरा कि जब हम बाउंड्री सेट कर रहे हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि कम्युनिकेशन एंड हो गया. उसके बाद हमको एक्शंस भी लेने हैं जो उस बाउंड्री के कंसिस्टेंट हो, नहीं तो वो बाउंड्रीज को सीरियसली नहीं लिया जाएगा. सो एक एग्जांपल ये दे रहे हैं एक्शंस किस टाइप के, कि हम वो बिहेवियर जो दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही बिहेवियर हम भी कर रहे हैं. तो इन्होंने एग्जांपल दिया कि अगर आपका पार्टनर से आप ऑनेस्टी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपको भी ऑनेस्ट रहना पड़ेगा उसमें. या सेकंड उन्होंने बोला कि कंसिस्टेंट एक्शन में कि हमको दूसरों की बाउंड्रीज को भी रिस्पेक्ट करना है. अगर हम चाहते हैं कि दूसरे हमारी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करें तो ये जरूरी है कि हम दूसरों की बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करें. तभी हम उनको इस चीज के लिए एक प्रकार से रेडी कर पाएंगे या ट्रेन कर पाएंगे. क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप्स इसका मतलब कि दोनों तरफ से आदान प्रदान है. देयर इज अ टू वे इंटरचेंज. इट्स हेल्दी रिलेशनशिप इज नॉट वन साइडेड, सो देयर आर बोथ वेज. इसीलिए और फिर ये बोल रहे हैं कि सेटिंग बाउंड्रीज वो दोनों पार्टीज के लिए बेनिफिशियल होंगी. क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति की बाउंड्रीज है और दूसरा व्यक्ति उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, तो ही हम हमारी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करवा पाएंगे. अगर हम दूसरे की बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करेंगे तो ही दूसरा हमारी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करेगा. सो उससे दूसरे का भी फायदा है और हमारा भी फायदा है. सो दैट्स व्हाई दे आर सेइंग इट्स बेनिफिशियल फॉर एवरीवन. सो विद दैट वी विल पॉज. इट्स 2:13. सो इसके आगे का हम कल नेक्स्ट सेशन में संडे को करेंगे. लेट्स सी इफ देयर इज एनी क्वेश्चन या कमेंट या कुछ डिस्कशन हो, समथिंग दैट यू लाइक. Sir, I would like to add something if I'm allowed to. Yes, definitely. सर बहुत ही इंसाइटफुल कंटेंट है बुक का और बहुत खूबसूरत तरीके से आपने एक्सप्लेन किया. पर जो लास्ट का पॉइंट था कम्युनिकेशन से रिलेटेड. यस बोलिए. सर उस पे मेरी व्यूज थोड़ी सी स्लाइटली डिफर करूंगा मैं. एज इन what sure, I believe is respect your boundary. We I'll explain it, sir. I'll explain it. Right. मैं तो जस्ट बता रहा हूँ कि whatever your views are, even if they are different, you are welcome to express them. Thank you, sir. So what I was saying is कि हमें बचपन से ही ये सिखाया नहीं जाता कि हम अपने आप को ग्रेसफुली किस तरह एक्सप्रेस करें, आर्टिकुलेट करना सिखाएं. जैसे अगर कोई बच्चा जिद कर रहा है, ये एग्जांपल शायद आप ही से मैंने सुना था कि अगर कोई बच्चा जिद कर रहा है तो पेरेंट्स को एक ही तरीका आता है कि उसे डरा धमका के चुप करा देंगे. या फिर जो दूसरा एक ऑप्शन बचता है वो यही है कि बच्चा अग्रेसिवली अपनी बात रखता रहेगा या जिद करता रहेगा. कोई बीच का मिडिल पाथ नहीं पता हम लोगों को और कभी सिखाया भी नहीं जाता कि हम कैसे ग्रेसफुली अपनी जो भी बातें हैं उन्हें एक्सप्रेस कर पाए या उन्हें सामने रख पाए. तो ये एक मुझे बड़ा प्रॉब्लम लगती है. जब हम बड़े हो जाते हैं तो ये कम्युनिकेशन के फॉर्म में हमें बैरियर बन जाती हैं. जैसे कि अगर मैं अभी किसी को जाके ये रिलेशनशिप में जो बाउंड्री सेट करने वाली बात है
किसी को बोलूंगा कि मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस चाहिए, या मैं उसे समझाने की कोशिश भी करूंगा, तो व्हाट हैपेंस इज सामने वाला ओफेंड हो जाता है, डायरेक्टली वो ओफेंड ही हो जाएंगे। और इसके 90% से ज्यादा चांस है कि वो ओफेंड होंगे, 10% लोग होंगे शायद कि वो समझ पाए। और इसका रूट कॉज यही है कि हमें राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड सिखाया ही नहीं जाता कि किस तरह हम ऐसी बातों को ग्रेसफुली एक्सप्रेस कर पाए। तो मुझे लगता है कि जब हम ये करना चालू करते हैं, जब हम अपनी बाउंड्रीज बनाना चालू करें लोगों के साथ, और ये मुझे लगता है बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये सारा कंटेंट जब हम प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे अपने रिलेशनशिप में बाउंड्रीज क्रिएट करने के लिए, तब ये बहुत हेल्पफुल होगा कि हम ये मान के चले कि सामने वाला हर्ट होगा, इसकी टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस कि थोड़ा सा हम उनका जो ईगो है उसको पैम्पर कर लें, या फिर थोड़ा सा हम उन्हें ज्यादा रिस्पेक्ट कर लें, या अपोलोजाइज वाला जैसे इसमें पॉइंट था कि वी शुड नॉट अपोलोजाइज फॉर दिस, क्योंकि उससे लगता है कि नेगोशिएबल है। आई डिसएग्री हियर कि अगर हम इनिशियली, जैसे लेट्स से मुझे मेरी फ्रेंड से कोई बात कहनी है और मैंने कहा यार मुझे इस तरीके की कॉन्वर्सेशन पसंद नहीं है, उस पॉइंट पे वो हर्ट हो जाएगा। उस पॉइंट पे आई एम नॉट गोइंग टू से सॉरी और एनीथिंग, मैं उस कॉन्वर्सेशन को छोड़ दूंगा। आज से 2 दिन बाद मैं जाऊंगा उसके पास एंड आई से भाई आई एम सॉरी इफ यू गॉट हर्ट, और मैं एक्चुअली ये समझाना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि आगे से ऐसी चीजें या ऐसी बात हमारे बीच में हो। तो 1 बार 2 बार मैं उसको करूंगा, और साथ में अगर मैं अपोलोजाइज कर रहा हूँ या फिर मैं थोड़ा सा ज्यादा कर्टेसी शो कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है उसकी ईगो भी हर्ट नहीं होगी और वो मेरी बात समझने लगेगा। यहाँ पे ये भी नहीं होगा कि मेरे जो बात है वो नेगोशिएबल है, मैं उसको क्लियरली कन्वे कर रहा हूँ कि नहीं भाई ये चीज मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और साथ में आई एम रिस्पेक्टिंग हिम एज वेल, कि आई अंडरस्टैंड कि आपको बुरा लग रहा होगा कि वी आर ब्रॉट अप लाइक दिस, हमें समझाई नहीं जाती ये चीजें। तो ये मेरा पॉइंट था कि हम अगर साथ में थोड़ा सा अपोलोजाइज भी करते रहें, बाद में करें, उस टाइम इमीडिएटली करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ऑफकोर्स तब वो हमारा पॉइंट लीड कर देगा, बट थोड़े टाइम बाद हम करें अपोलोजाइज भी, और उन्हें और बेटर तरीके से समझाने की कोशिश करें, ज्यादा हम्बल वे में, ज्यादा कर्टेसी के साथ, क्योंकि दिस इज द प्रॉब्लम। ऐसे ही हम लोग पेरेंट्स के साथ जब बात करते हैं या उनको कोई भी कंसर्न हम जब बता रहे हैं, तो डायरेक्टली आर्ग्यू करे बिना उस टाइम हम ठीक है जो भी अपना पॉइंट है वो रख दे, बट बाद में हम समझाएं और जरूरत पड़े तो अपोलोजाइज भी करें, इवन इफ इट्स नॉट रिक्वायर्ड, इवन इफ दे आर नॉट डिमांडिंग इट। इससे सामने वाले को थोड़ा रिस्पेक्टेड फील होता है और आई फील कि हमारी बात बेहतर तरीके से फ्लो हो पाती है। दैट इज इट। ओके, थैंक यू ऋषि। मुझे नहीं लगता कि आप जो बोल रहे हो वो कॉन्फ्लिक्टिंग है, क्योंकि आई ऑल्सो एग्री कि पहली बात कि हमें असर्टिवनेस सिखाई नहीं जाती है शुरू से, बचपन से। तो असर्टिवनेस हमें सीखनी है, जो एक इम्पॉर्टेंट स्किल है, सो दैट वी कैन क्लियरली एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस इंस्टेड ऑफ हाइडिंग देम। तो हम उनको हाइड करने के बजाय हम उनको एक्सप्रेस करना सीखें। तो ये असर्टिवनेस इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, आपने बोला कि जैसे हो सकता है कि मेरा एग्जांपल सही ना रहा हो, पर जो ये बोल रहे हैं, जैसे इन्होंने लिखा कि वी शुड नॉट अपोलोजाइज, इन द सेंस कि ऑफ कोर्स वी हैव टू बी सेंसिटिव टू अदर पीपल। हमने ये भी बात करी कि हम उसको जैसे ये इसमें है कि एक्सप्लेनिंग टू मच, ट्राई टू अवॉइड नहीं सर, अपोलोजाइजिंग। आपने जो समझाया दैट वाज एब्सोल्युटली पॉइंट ऑन, वो बिल्कुल ठीक समझाया, बट इसमें लिखा ही हुआ ऐसा है, जैसे इन्होंने लिखा है एक्सप्लेनिंग टू मच व्हेन यू सेट बाउंड्रीज। तो आई डिसएग्री विद दिस। मेरे हिसाब से अगर हम उनको एक्सप्लेन करेंगे डेप्थ में, इनफैक्ट कि मैं उनको रूट कॉज समझाऊं कि ये आ कहां से रहा है, व्हाई आई एम सेइंग दिस, और मैं समझता हूं कि अभी आपको ये एक्सेप्ट करने में दिक्कत होगी, क्योंकि नेचुरली वी आर बोर्न एंड ब्रॉट अप लाइक दैट। तो मेरे हिसाब से ये वाली जो चीज है कि हमें अवॉइड करना चाहिए एक्सप्लेनिंग टू मच। आई बिलीव कि हमें इनिशियली 1-2 बार ये ज्यादा करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि वो रिलेशनशिप स्टेबल रहे। तो आपने जो समझाया वो बिल्कुल ठीक समझाया, बट इसमें लिखा ही हुआ है ऐसा है। राइट, उसमें लिखा हुआ है। जो जिस तरीके से मैं समझ रहा हूँ कि हमको उस ये जो बाउंड्रीज नेगोशिएबल हैं या नहीं है, क्योंकि हम एक बहुत बुक की समरी पढ़ रहे हैं, सो वी डोंट, एंड अगेन देयर आर मेनी, एवरी सिचुएशन इज वेरी इंडिविजुअल। तो हम इसको कोई एक रूल नहीं लेके मान सकते, क्योंकि जो हम ये भी है कि हमें
अगर किसी को कुछ एक्सप्लेन करना है कि हाँ बाउंड्री ये क्लियर होना चाहिए, असर्टिवनेस का मतलब ये होता है कि ये क्लियर होना चाहिए कि दीज आर माई बाउंड्रीज। आप जो बोल रहे हो कि हम एक्सप्लेन नहीं करें, द वे आई टेक इट इज कि हम ये बता रहे हैं कि हाँ ये बाउंड्रीज क्लियर हैं, और उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाई आई एम डूइंग दिस, but we don't have to we have to be careful in one sense कि the way we are presenting it is कि this is not negotiable in the sense कि ठीक है मैंने सिर्फ कुछ बोलना था बोल दिया, अब तुम्हारी इच्छा हो तो उसको फॉलो करो या नहीं करो। अगर एक है कि एक बार हमारे पास कोई कम्युनिकेशन होता है, अगर हमारे पास मल्टीपल मौके हैं, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं, so we can repeat that thing multiple times and gradually we can become more and more clear and assertive, and initially we can be more sensitive, more gentle in the sense. So I don't think they are saying you don't have to be gentle. It's we have to be clear about our boundaries, the way I am seeing this. बट इट्स इम्पोर्टेंट पॉइंट, आई एग्री कि कई बार हमको जब बोलना है, क्लियरली एक्सप्रेस करना है, तो क्योंकि हर कोई व्यक्ति इतना मैच्योर नहीं है, हर व्यक्ति इतना उसको सिखाया नहीं जा रहा है, सो वी ऑल्सो हैव द टास्क ऑफ ट्रेनिंग द अदर पर्सन कि भैया ये बाउंड्रीज का मतलब ये होता है। बाउंड्रीज का मतलब ये नहीं होता है कि रिलेशनशिप नहीं है, बाउंड्रीज का मतलब ये होता है कि इस रिलेशनशिप में कुछ रूल्स हैं, राइट? So that things we may have to communicate. There is also a comment, people are not ready to hear or understand your in-depth point, they might not show interest to understand your point of view. So yeah, that's true. That's why I say कि हर चीज की एक अलग अलग situations होती हैं। कभी कभी सामने वाला व्यक्ति को समझाने से फायदा होगा, और कभी कभी ये होगा कि भैया ये this is the way we can relate. If it is acceptable to you, that's fine. If it is not, then but whatever it is, this is the way. I don't have to explain exactly in detail, और उसमें क्योंकि फिर एक प्रकार से sometimes that may not be a good choice. So I'm not sure if it was helpful comment, but okay. Nupur का question है enmeshment में। प्रॉब्लम क्या है एनमेशमेंट में? एनमेशमेंट में क्या प्रॉब्लम है कि why it is not okay, why it is not okay. एनमेशमेंट में ये प्रॉब्लम है कि these are, हम बात कर रहे हैं दो अलग अलग इंडिविजुअल्स की। दो इंडिविजुअल्स मीन्स कि दो अलग अलग व्यक्ति हैं जिनकी आइडेंटिटी अलग अलग है, पर हम बोल रहे हैं कि वो दोनों को हम एक जैसा ट्रीट करें, या दोनों एक दूसरे को एक जैसा ही ट्रीट करें। सो फंडामेंटली वो सही नहीं है, क्योंकि दो व्यक्तियों को हम एक जैसा समझ रहे हैं। सो अगर उन दोनों के बारे में बात करेंगे तो वो लॉन्ग रन में वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि नेचुरली कोई सी चीज कहीं ना कहीं ऐसी होगी कि एक व्यक्ति को पसंद होगी, दूसरे को नहीं होगी, और फिर तब वो बोल सकते हैं कि हमेशा तो हम हर चीज साथ में करते थे, अब तुमको अपनी इंडिविजुअलिटी चाहिए। तो वो अंडरस्टैंडिंग खुद ही आ जाएगी ना। तो वही बोल रहे हैं कि वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एनमेशमेंट इज, मैं कुछ ऐड करूं इसमें? हाँ श्योर ऋषि। Who asked this question? Nupur? हाँ Okay, hello Nupur. So Nupur, what I believe is, यहाँ पे अगर जैसे let's say मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप आपके फ्रेंड के साथ हो और आपकी जो फ्रेंड है वो उस दिन अच्छा फील नहीं कर रही है, ठीक है, लाइट फील नहीं कर रही है और थोड़ा सा उसका हैवी हार्ट है और थोड़ी डिप्रेस्ड है उस चीज को लेकर। तो अब वो आपके पास आई और उसने अपनी चीजें शेयर करी आपके साथ। उसकी बात सुनकर अगर आप भी इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हो, आप समझिए इस चीज को, वो अपनी प्रॉब्लम लेके, कंसर्न लेके आपके पास आई
और आपने उसको समझा. एम्पैथी इज वन थिंग विच वी ऑल रिकमेंड. एम्पैथी इज फाइन. उसको समझना, उसको समझाना, काउंसल करना इज गुड. पर आप भी अगर उसकी बात फील करो इतना डेप्थ में कि आप खुद इमोशनली अनस्टेबल हो जाओ, तो आप समझ रहे हो ना कि कितना डिसबैलेंस क्रिएट हो जाएगा. ओके. पर वो तो अंडरस्टैंडिंग खुद ही डेवलप होनी चाहिए ना कि मेरे को इन्वेस्टमेंट अच्छे से समझ नहीं आया. जो व्हाट ऋषि सेइंग इज कि अगर हम भी सेम इमोशनल स्टेट में आ गए तो हम दूसरे को हेल्प नहीं कर पाएंगे. अगर कोई बहुत डिस्टर्ब्ड है और हम भी डिस्टर्ब्ड हो गए तो हम उसको हेल्प कैसे कर पाएंगे. हम ग्राउंडेड नहीं है. Enmeshment is more like we both are not grounded in our feelings. We are carried away by others' feelings. Okay. So अगर हम grounded हैं तो हम दूसरे को की फीलिंग्स को और बेहतर समझ पाएंगे. अगर सामने वाला गुस्सा और हम भी गुस्सा करेंगे, मान लो तुमने देखा होगा कि दो लोग गुस्से में आपस में बात कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन मिलता है क्या? अगर दो लोग गुस्से में हैं, एक व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, दूसरा व्यक्ति भी गुस्सा कर रहा है, तो क्या ये कम्युनिकेट कर पाएंगे आपस में? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों गुस्से में हैं. तो वो दोनों बोल रहे हैं पर सुन कोई भी नहीं रहा है. पर अगर एक व्यक्ति ग्राउंडेड है, वो एनमैच्ड नहीं है, उसकी वो ग्राउंडेड है, तो वो दूसरे को सुन पाएगा और उसको हेल्प कर पाएगा. सो दैट्स व्हाई जो ये लैक ऑफ इमोशनल सेपरेशन भी जो क्वेश्चन था वो सिमिलर था. एक और चीज, तो इसमें बाउंड्रीज का क्या है? मतलब अगर पोरस बाउंड्रीज है तो एनमेशमेंट में कैसे पोरस बाउंड्रीज हैं? इस जो एनमेशमेंट का मतलब है लैक ऑफ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द इमोशनल लाइव्स ऑफ टू पीपल. मतलब कि उनकी बाउंड्रीज हैं ही नहीं. एक जो बोलता है दूसरा भी वही बोलता है. तो वो बोलेगा कि चलो आज मूवी देखेंगे, तो बोलेंगे कि हाँ चलो मूवी देखते हैं. ओके यस. तो आउट ऑफ लव भी कैसे? आउट ऑफ लव हो सकता है, विच इज, पर ये बोल रहे हैं कि ये एक प्रॉब्लम हो सकती है. इट्स नॉट ऑलवेज अ प्रॉब्लम बट दैट कैन बी अ प्रॉब्लम. अगर दोनों की इच्छा मूवी देखने की है तो बढ़िया है. पर अगर एक व्यक्ति बोल रहा है मूवी देखना है और दूसरा व्यक्ति सिर्फ ओके इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो और कुछ फील करना ही नहीं चाहता, तो दैट इज नॉट ओके. लॉन्ग रन में इट डजंट वर्क. मैंने कभी ऐसी सिचुएशन देखी नहीं, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रही. फॉलो करती थी जो हम कहते थे. Okay. Any other? We have almost 2:28, so we can finish in 2 minutes. कोई और comment? बोलना चाहता हूँ मनीष. हाँ मनीष. Yes. प्रभु जी, ये बाउंड्रीज के बारे में आज डिस्कशन हुआ है. 6 बाउंड्रीज आपने बताई, और एक बॉडी, पर्सनल, सेक्सुअल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, मटेरियल, टाइम. और बाउंड्रीज रिजिड नहीं होना चाहिए. और एक और ये पॉइंट अच्छा लगा कि बाउंड्रीज का ऑब्जेक्टिव है कि पॉजिटिव चीजों को बढ़ाना और नेगेटिव को कम करना. ये सही लगा, मतलब जो उसका कंक्लूजन है, मतलब जो हेल्दी बाउंड्रीज है उनका. राइट. और ये भी एक सेल्फलेसनेस के बारे में बताया था कि सेल्फलेसनेस इतना भी नहीं होना चाहिए कि मतलब कि व्यक्ति खुद ही कंफ्यूज हो जाए, इसमें अपनी नीड्स को ही केयर नहीं करे. राइट. और एक्सप्रेस करना भी बहुत जरूरी है बाउंड्रीज को. मतलब अगर एक्सप्रेस ही नहीं करेगा तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि मेरी क्या बाउंड्रीज है. ट्रू. और इससे बाउंड्रीज से क्या होगा कि इंडिविजुअलिटी व्यक्ति की मेंटेन रहेगी. ये बात भी सही है. और उसके लिए थोड़ा उसको सेल्फ केयर भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि मेरी भी कोई वर्थ है, तभी वो बाउंड्रीज मेंटेन कर पाएगा. एक्चुअली क्या होती है, हम अपने आप की कोई वर्थ ही नहीं मानते तो भी बाउंड्रीज नहीं मेंटेन कर पाते. अगर वर्थ मानते तो बाउंड्रीज मेंटेन कर पाएंगे. हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमें हमारी वर्थ या हम सेल्फ वर्थ नहीं है हमारी, या हम खुद को वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो वी विल बी रेडी कि सामने वाला जो बोल रहा है हम उसको करने के लिए तैयार हैं, भले ही हम उसको चाहते हों वैसा करना या नहीं चाहते हों. सो इट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू, ये आगे टॉपिक आएगा. सो अभी हमने हाफ बुक पढ़ी है, इसमें आगे आई थिंक पूरा चैप्टर या वो है जिसके इसके बारे में कि सेल्फ वर्थ के बारे में.
तो ये भी एक चाइल्डहुड का पॉइंट अच्छा था कि मतलब अभी तुमको एक है तो तुमको करना ही पड़ेगा। ये पहले ही बहुत बार बात हुई है चॉइस की, पर अभी व्यक्ति मेच्योर एज एन एडल्ट तो उसको थोड़ा ये बाउंड्रीज मेंटेन करने की होती है, उसको मतलब वो कर सकता है, उसको इंडिविजुअल लेवल पर उसमें क्षमता है। या अपने बात बोली कि इंडिविजुअल मतलब जब व्यक्ति छोटा होता है तो उसको ट्यूशन जाना है तो जाना ही पड़ेगा, तुमको स्कूल जाना है तो जाना ही पड़ेगा, भले तबीयत खराब है, ऐसा होता है। पर यहाँ पे थोड़ा एडल्टहुड में बाउंड्रीज थोड़ा इजीली बनता है, ये प्रैक्टिकल थ्योरी है जो भी हमने पढ़ी, पर थोड़ा इसको अगर करें तो अभी थोड़ा कंपेरेटिवली या चाइल्डहुड के मुकाबले इजी है। डिफिकल्ट तो होगा, पर जैसे एक दूसरा एग्जांपल है कि बच्चा बोलता है कि मेरे को ये खाना पसंद नहीं है, और ठीक है कुछ सिचुएशंस में एक्सेप्टेबल है, पर अगर वो हमेशा बोले कि मेरे को ये नहीं करना वो नहीं करना, और वो पेरेंट्स पुश करेंगे, तो कहीं कहीं रेगुलेशन इम्पोर्टेंट होता है। बट जैसे कि उसने वो बोल रहा है कि मुझको ये खराब लग रहा है, या जैसे दूसरा एग्जांपल देता हूँ विच इज़ लेस कंट्रोवर्शियल, कि बच्चे को चोट लग गई है और वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं तुमको कुछ नहीं हुआ, तुमको दर्द नहीं हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि वो बोलेगा, वो बच्चा ये सीखेगा कि मेरी जो फीलिंग्स हैं दैट आर इनकरेक्ट, क्योंकि एक्चुअली मुझे दर्द नहीं हो रहा है या नहीं होना चाहिए, पर उसको फील तो हो रहा है। सो वो जो पर्टिकुलर चीजें हैं उसके कारण वो बच्चा जब फिर आगे जाके क्या होगा कि उसको अपनी फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस नहीं करेगा, या उसको लगेगा कि ये दूसरे जो बोल रहे हैं वही सही है, मैं जो फील कर रहा हूँ वो गलत है। And so that's a common example I always give, but that's a important thing. Okay, so we have gone past time, so we'll stop here. अगर और कोई question या comment हो तो we will take it next time. And thank you very much everyone for joining today and participating lively in the discussion. See you next week. Thank you so much for your time. Bye. Thank you.